Hello everyone and welcome to the lecture number 12 on operating system. Today we are going to learn very much important and interesting topic, that is deadlock. So let's start our first topic. Now let's talk about the system model first. In our system we have finite number of resources, which may be a CPU cycle, maybe a memory space, it may be a IO devices such as प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, then it may be a speaker, anything. So these are the resources which are in finite number with the system. तो ये जो पर्टिकुलर रिसोर्सेस होते हैं, उन रिसोर्सेस के पास में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास में 5 प्रिंटर्स हैं जो सिस्टम को कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे रिसोर्स टाइप प्रिंटर with 5 instances. अगर हमारे पास में 2 CPU है तो हम लोग कहेंगे रिसोर्स ऑफ टाइप CPU having 2 instances like this. So जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कह सकते हैं रिसोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल होंगे, वो उसके लिए हो जाएंगे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. Each process utilize the resources by using following 3 ऑप्शंस और यू कैन से ऑपरेशंस. पहला होता है रिक्वेस्ट. सो डेफिनेटली प्रोसेस हमेशा किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने से पहले उसको रिक्वेस्ट करता है. अगर वो रिसोर्स अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को वो रिसोर्स अलोकेट होगा फॉर यूटिलाइजेशन. अगर ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो P1 प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता है. Once the resource is assigned to the P1 is going to be use that particular resource R1, या फिर हम कह सकते हैं P1 is going to be utilize that particular resource R1. तीसरा आता है रिलीज. आफ्टर यूटिलाइजिंग द पर्टिकुलर रिसोर्स P1 उस रिसोर्स को रिलीज करेगा. P1 जब उस प्रोसेस को रिलीज करेगा या फिर उस रिसोर्स को रिलीज करेगा तभी उस रिसोर्स को दूसरी प्रोसेस एक्सेस कर सकती है. अगर आप उसे रिलीज नहीं करोगे तो डेफिनेटली दूसरी प्रोसेस का उसका एक्सेशन नहीं मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑपरेशन रिलेटेड विद द प्रोसेस एंड द रिसोर्स. नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन. सो डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशन होल्ड्स simultaneously. Then which 4 conditions are? The first condition is your mutual exclusion, second one is your hold and wait, third is your no preemption, and fourth is your circular wait. So what is mean by mutual exclusion? Mutual exclusion का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एट अ सेम टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकती है. अगर 2 रिसोर्सेज प्रोसेस एट द सेम टाइम एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड आता है हमारा होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट को समझने के लिए आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखिए. यहाँ पे एक रिसोर्स है हमारे पास में R1 जो होल्ड करके रखा है बाय द प्रोसेस P1, यानी कि ये रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन हो चुका है. लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एक और रिसोर्स की जरूरत है जिसे हम कहेंगे R2 रिसोर्स. अब ये R2 रिसोर्स किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक्सेस करके रखा है या होल्ड करके रखा है. तो ऐसे सिचुएशन में P1 हैज टू वेट फॉर R2 टू बी रिलीज. तो P1 ने क्या करके रखा है? P1 ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए ये वेट कर रहा है. तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होल्ड एंड वेट. अगर ऐसा कोई कंडीशन अकर होता है तो डेफिनेटली वहां पे डेडलॉक आने के चांसेस होंगे. थर्ड आता है नो प्रिवेंशन. अगर कोई इस पर्टिकुलर प्रोसेस P1 को जबरदस्ती से इस रिसोर्स को रिलीज करने की कोशिश करेगा
तो वो अलाउड नहीं है। तो वो जो रिसोर्स है वो रिसोर्स वॉलेंटरीली प्रोसेस ने रिलीज करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे नो प्रिवेंशन। तो वहां पे जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको रिसोर्स को रिलीज ही करना है, रिसोर्स कैन बी रिलीज वॉलेंटरीली बाय द प्रोसेस, तो हम उसे कहेंगे नो प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के लिए आप कंडीशन कंसीडर कीजिए कि आपके पास में P1 प्रोसेस है जो किसी एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ये जो रिसोर्स है ये रिसोर्स किसी P2 नाम के प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है। P2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी एक और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P3 प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है। Now P3 process is wait for a particular resource R0 which hold by the process P1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P1 is wait for P2, P2 is wait for P3 and P3 is wait for P1। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, P1 कब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है जब तक P2 कंप्लीट नहीं होगा, P2 कब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है जब तक P3 कंप्लीट नहीं होगा, और P3 कब तक कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेटिंग है वो वेटिंग आ गई सर्कुलर फॉर्मेट में। सो P1 वेट फॉर P2, P2 वेट फॉर P3 एंड P3 इज वेट फॉर P1। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सर्कुलर वेट। अगर सर्कुलर वेट आता है तो देयर इज अ चांस ऑफ अ डेडलॉक इन योर सिस्टम। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के बारे में। व्हाट इज रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ? इट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोसेस, रिसोर्स, रिक्वेस्ट एंड असाइनमेंट। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ हम लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। नाउ दिस डायरेक्टेड ग्राफ और रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ इज ऑलवेज represent with the help of set of vertices and the set of edges. So what represent in set of vertices? So here processes को हम represent कर सकते हैं with the help of vertices, as well as हम resources को भी represent कर सकते हैं with the help of vertices. And the set of edges is divided into two basic parts. One is request edge and another is assignment edge. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए तो Pi से डायरेक्टेड एज जाएगी टुवर्ड रिसोर्स Rj। सो इट रिप्रेजेंट Pi इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स Rj। अगर कोई असाइनमेंट एज है तो डेफिनेटली एक डायरेक्टेड एज जाएगी फ्रॉम रिसोर्स टुवर्ड द प्रोसेस। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स Rj इज असाइन्ड टू अ प्रोसेस Pi। Now next, further discuss about resource allocation graph. How process is going to be represented in a resource allocation graph? तो process हमेशा ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिसोर्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्स R इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस की बात की है, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये Rj रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच हैविंग 4 इंस्टेंसेस, दैट्स व्हाई दिस 4 डॉट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्क्वायर बॉक्स। अगर हम किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिसोर्स, और अगर कोई रिसोर्स किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है तो वो रिप्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से। ये है प्रोसेस, ये है रिसोर्स, और हमारी डायरेक्टेड एज होगी टुवर्ड द प्रोसेस, यानी कि ये रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है। Now next, let's consider the example related with the resource allocation graph. Now here I am going to consider a set of processes. So P is equals to P1, P2, P3. Here we have resources R1, R2, R3, R4. R1 having single instance, R2 having 2 instance, R3 having 1 instance, and R4 having 3 instance. Now we have a set of edges present over here.
set of edges containing P1 is requesting for R1, P2 is requesting for R3, then R1 is assigned to P2, then R2 is also assigned to P2, then R2 is also assigned to P1. Why? Because there is a 2 instance available in R2, and last one is R3, which is assigned to process P3. Now let's try to design resource allocation graph with the help of this given data. Now here we have resource R1 with us having a single instance. Now I am going to consider second resource R2 having 2 instances. Then here I am going to consider resource R3 having single instance. Now I am going to consider a process P1 over here, P2 over here, and P3 over here, and last one is resource R4 having 3 instances over here. Now according to the edges, P1 is requesting for R1, P2 is requesting for R3, R1 is assigned to P2, R2 one instance is assigned to P2, another instance is assigned to R1, and this R3 is assigned to P3. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि P3 का काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो रिसोर्स रिलीज हो जाएगा विच विल बी अवेलेबल फॉर P2. तो P2 उसका काम कंप्लीट कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास में R1 R2 है और वो R3 का यूज करके R3 का यूज करके P2 कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ही कंप्लीट होगा R1 रिलीज हो जाएगा, R2 रिलीज हो जाएगा, R3 भी रिलीज हो जाएगा. P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, तो R1 उसे असाइन हो जाएगा और P1 भी इसका काम एग्जीक्यूट कर लेगा. इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेडलॉक ऑकर होने के चांस नहीं है. लेकिन जैसे ही हम लोग एजेस के अंदर एक पर्टिकुलर सेट इंक्रीज कर देते, फॉर एग्जांपल P3 इज वेट फॉर R2, तो जैसे ही हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर एज को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस बढ़ते हैं. किस तरह से? P1 जो है ये R1 के लिए वेट कर रहा है, R1 जो है ये P2 ने होल्ड करके रखा है, P2 जो है ये R3 के लिए वेट कर रहा है, R3 जो है ये P3 ने होल्ड करके रखा है, और P3 जो है वो डेफिनेटली R2 के लिए वेट कर रहा है, और R2 जो है वो P1 ने होल्ड करके रखा है, साथ ही साथ P2 ने होल्ड करके रखा है. इसका मतलब है कि P1 इज वेटिंग फॉर P2, P2 इज वेटिंग फॉर P3 एंड P3 इज वेटिंग फॉर P1 एज वेल एज P2. तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है? यहाँ पे जनरेट हुआ है साइकिल. जैसे ही साइकिल यहाँ पे जनरेट होता है तो समझ लेना कि आपका डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हम लोग इसे कंसीडर नहीं करते हैं तो वहां पे साइकिल का कोई चांस नहीं था. इसका मतलब है कि नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक, बट इफ देयर इज अ साइकिल देन देयर इज अ डेडलॉक. लेकिन एक कंडीशन और है जो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकिल बट नो डेडलॉक. तो आप यहाँ पे देखोगे कि P1 प्रोसेस जो है ये R1 के लिए वेट कर रहा है और R1 जो है ये P3 ने होल्ड करके रखा है. तो डेफिनेटली P1 इज वेटिंग फॉर P3, और P3 जो है ये R2 के लिए वेट कर रहा है विच विल होल्ड बाय P1. सो डेफिनेटली P3 इज वेट फॉर P1. लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे साइकिल ऑकर हो चुका है. यस, साइकिल ऑकर हो चुका है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होगा. तो यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर्टिकुलर रिसोर्स के पास में मल्टीपल इंस्टेंस है. तो आप देख सकते हो R1 के पास में 2 इंस्टेंस है, साथ ही साथ R2 के पास में भी 2 इंस्टेंस है. उसमें से R1 का एक इंस्टेंस P2 ने होल्ड करके रखा है और R2 का एक इंस्टेंस P4 ने होल्ड करके रखा है.
P2 जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट करेगा डेफिनेटली R1 को वो रिलीज करेगा। सिमिलरली P4 का टास्क कंप्लीट होगा तो वो R2 को रिलीज करेगा। जैसे ही R1 का एक इंस्टेंस रिलीज होगा और R2 का सेकंड ये वाला इंस्टेंस रिलीज होगा तो डेफिनेटली दैट इंस्टेंस इज गोइंग टू असाइन टू P3 और ये जो R1 का इंस्टेंस है ये असाइन हो जाएगा टू द P1। तो P1 को जैसे R1 मिलेगा P1 इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स पर्टिकुलर टास्क एंड P3 also going to complete its particular task। इसका मतलब है कि though it having a cycle but there is a no deadlock occurred over here। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है कि नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक, बट देयर इज अ साइकिल। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज के अंदर वन इंस्टेंसेस पर रिसोर्सेस है या नहीं है। अगर वन इंस्टेंस पर रिसोर्सेस है देन देयर इज अ चांस ऑफ अ डेडलॉक। लेकिन अगर वहां पे सेवरल इंस्टेंसेस है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि आइदर यू विल गेट अ डेडलॉक और यू विल नॉट गेट अ डेडलॉक। तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखोगे कि साइकिल है लेकिन डेडलॉक ऑकर हो नहीं रहा है। सो दिस इज द टू कंक्लूजन दैट वी कम अक्रॉस बाय यूजिंग द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। तो पहला कंक्लूजन हो गया नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक। इफ साइकिल देन वी नीड टू चेक वन इंस्टेंस पर रिसोर्सेस है या नहीं है। अगर है इसका मतलब है डेडलॉक है। अगर सेवरल इंस्टेंस है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि डेडलॉक ऑकर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर हैंडलिंग अ डेडलॉक। तो यहाँ पे तीन मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल है टू हैंडल अ डेडलॉक। पहला मेथड है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कभी डेडलॉक के अंदर जाए ना। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम रोक नहीं सकते। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है कि ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो जिससे आपका सिस्टम डेडलॉक के अंदर एंटर ना करे। सेकेंड मेथड है कि हम लोग सिस्टम को अलाउ करें टू एंटर इनटू द डेडलॉक और वंस इट एंटर इनटू द डेडलॉक फिर हम उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकवर करने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे कॉस्टिंग आपकी ज्यादा जाएगी। और थर्ड मेथड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो थर्ड मेंशन कहता है कि आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली इग्नोर करो और प्रिटेंड करो कि वहां पे कोई डेडलॉक ऑकर होगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करती है, इंक्लूडिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी मेथड को यूज करता है टू हैंडल द डेडलॉक। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को और प्रिटेंड करेंगे कि यहाँ पे कोई डेडलॉक ऑकर होगा ही नहीं। सो दीज आर द थ्री मेथड्स विच रिप्रेजेंट हैंडलिंग ऑफ योर डेडलॉक। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन। हाउ विल यू प्रिवेंट डेडलॉक? तो हमने देखी थी 4 नेसेसरी कंडीशंस जिसके वजह से हमारा डेडलॉक ऑकर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उन 4 कंडीशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका डेडलॉक जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या थी? तो फर्स्ट कंडीशन था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास में कोई शेयरेबल रिसोर्स है तो डेफिनेटली वहां पे हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर इज नॉट गोइंग टू शेयर विद मल्टीपल प्रोसेस, तो वहां पे हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई शेयरेबल फाइल है विच इज रीड ओनली फाइल, तो रीड ओनली फाइल को सिर्फ ओपन किया जाएगा और रीड किया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक कंडीशन हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है जहां पे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। सेकेंड हमारा होता है होल्ड एंड वेट। टू इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर ऑकर इन द सिस्टम, वी मस्ट गारंटी दैट whenever a process requests a resource, it does not hold any other resource। इसका मीनिंग है कि अगर हमारा प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास में दूसरा कोई रिसोर्स होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मेथड्स या फिर 2 अल्गोरिदम्स हम लोग कह सकते हैं, प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है वहां पे अगर कोई प्रोसेस
एग्जीक्यूट करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, तो वो एट अ सेम टाइम उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल R1, R2, R3 एंड R4, सो 4 रिसोर्सेज की जरूरत है तो चारों के चारों ये होल्ड करके रखेगा, तभी हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन आएगी नहीं, सारे के सारे रिसोर्स उसने होल्ड करके रखे, वेटिंग में जाएगा नहीं। तो ये एक फर्स्ट प्रोटोकॉल हो गया। सेकेंड प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आपको जो रिसोर्सेज की जरूरत है एग्जीक्यूशन के लिए वो रिसोर्सेज ले लीजिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर एडिशनली आपको किसी और रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो पहले जो आपने होल्ड करके रखे हैं ना उसे आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब इन प्रोटोकॉल्स को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक डीवीडी प्लेयर है, डीवीडी राइटर है, उस डीवीडी का डेटा हमें डिस्क में कॉपी करना है, और जो डेटा हमने डिस्क में कॉपी किया था उस डिस्क का डेटा हमें प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवा के लेना है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस जहाँ पे ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो कितने रिसोर्सेस हमें ज़रूरत है, तो हमें डीवीडी एक रिसोर्स R1 की ज़रूरत है, दूसरा रिसोर्स R2 डिस्क की ज़रूरत है, और तीसरा है हमें R3 दैट इज प्रिंटर। अब फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या कहेगा, फर्स्ट प्रोटोकॉल कहेगा कि सारे के सारे रिसोर्स होल्ड करके रखो। अब देखिए ये जो प्रोसेस है P1 ये डीवीडी प्लेयर को भी होल्ड करके रखेगा, ये डिस्क को भी होल्ड करके रखेगा, और ये प्रिंटर को भी होल्ड करके रखेगा। अब देखिए पहले क्या ऑपरेशन होगा, डीवीडी से डेटा डिस्क में कॉपी होगा, लेकिन प्रिंटर का वहां पे कोई काम है क्या, नहीं है, फिर भी प्रिंटर वहां होल्ड करके हो रहा है। आफ्टर कॉपिंग द डेटा फ्रॉम डीवीडी टू डिस्क, फिर डिस्क से डेटा प्रिंट होगा, लेकिन इस सिचुएशन में डीवीडी कुछ काम का है क्या, नहीं काम का है, फिर भी डीवीडी होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब तक P1 डेटा डीवीडी से डिस्क में कॉपी नहीं कर लेता है और डिस्क से डेटा प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं लेता है, तब तक P1 उस सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर रखेंगे। ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल नंबर 1। प्रोटोकॉल नंबर 2 कहता है कि आप जो ऑपरेशन आपको पहले परफॉर्म करना है वो रिसोर्सेज आप लेके रखो। फॉर एग्जांपल हमने डीवीडी और डिस्क लेके रखा है, तो हम डीवीडी से डेटा कॉपी करेंगे इनटू द डिस्क। ऐसी सिचुएशन में हम प्रिंटर को यूटिलाइज नहीं करेंगे या फिर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर डिस्क में डेटा आने के बाद में हमें चाहिए प्रिंटर जो डेटा प्रिंट करवा के देगा आपका फ्रॉम द डिस्क। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब हम प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें डीवीडी और डिस्क को रिलीज करना पड़ेगा। डीवीडी और डिस्क को रिलीज करने के बाद में हम डिस्क और प्रिंटर ये दो जो रिसोर्सेस है, ये दो रिसोर्सेस को हम रिक्वेस्ट करेंगे अलग से। पहले हमने होल्ड करके रखा था डीवीडी डिस्क, फिर हमने इसे रिलीज कर दिया, फिर हमने रिक्वेस्ट किया डिस्क और प्रिंटर, फिर ये जो रिसोर्सेस P1 को असाइन हो गए, फिर उसका यूज करके हम डिस्क का डेटा प्रिंटर से प्रिंट करवा के लेंगे। तो ये दो सिचुएशंस है। अब ये दो प्रोटोकॉल्स को जब आप यूज करोगे तो डेफिनेटली दो प्रोटोकॉल्स के उसके अपने अपने डिसएडवांटेज। फर्स्ट प्रोटोकॉल को आप यूज करोगे तो आप देख सकते हो कि डीवीडी से डेटा कॉपी हो रहा है डिस्क में, तो प्रिंटर का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो रिसोर्स है उसका लो यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो। ये है डिसएडवांटेज फर्स्ट प्रोटोकॉल का। सेकेंड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रोटोकॉल में स्टारवेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे, अगर आपने डीवीडी और डिस्क को होल्ड करके रखा है और आपने डेटा कॉपी कर लिया है डीवीडी से डिस्क में और आप इसको रिलीज करते हो, तो डेफिनेटली जब आप इसको रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है ये डिस्क किसी और पर्टिकुलर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हो। तो ऐसी सिचुएशन में P1 ये वेट करता रहेगा और आपका डेटा जो प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये इनडिफिनिट टाइम्स तक होल्ड करके रख सकता है दूसरा कोई प्रोसेस, और डेफिनेटली यहाँ पे स्टारवेशन ऑफर हो सकता है। तो ये सेकेंड प्रोटोकॉल का सेकेंड डिसएडवांटेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दी होल्ड एंड वेट कंडीशन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं अनदर कंडीशन दैट इज नो प्रिवेंशन। अब देखिए इस कंडीशन को हमें प्रिवेंट किस तरह से करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए सपोज कीजिए कंडीशन कि आपके पास में एक प्रोसेस है P1 और ये प्रोसेस के पास में एक डीवीडी प्लेयर है यानी कि एक रिसोर्स है, दूसरा रिसोर्स है उसके पास में डिस्क। ये दो रिसोर्सेज उसके पास में है और इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है।
अब एडिशनली इस प्रोसेस को एक न्यू रिसोर्स की ज़रूरत है, वो है प्रिंटर। जैसे ही प्रोसेस P1 को न्यूली किसी एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि इसे रिलीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन होल्डेड रिसोर्सेज को रिलीज़ करते हो, तो डेफिनेटली इनकी ज़रूरत तो होगी एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज रिक्वेस्ट लिस्ट में जाके प्लेस हो जाएंगे। इसका मतलब प्रिंटर के साथ साथ हम डीवीडी के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्क के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा न्यू रिक्वेस्ट लिस्ट। तो P1 किसे रिक्वेस्ट करेगा, P1 प्रिंटर को रिक्वेस्ट करेगा, डीवीडी को भी करेगा और डिस्क को भी करेगा। तो P1 रिज्यूम कब करेगा उसका टास्क, जब ओल्ड रिसोर्सेज के साथ साथ न्यू रिसोर्सेज भी उसे असाइन होगी, यानी कि प्रिंटर भी उसे असाइन होगा, साथ ही साथ डीवीडी और डिस्क भी उसे असाइन होगी। जब ये तीनों के तीनों रिसोर्स उसे असाइन होंगे, तभी जाके P1 उसका काम एग्जीक्यूट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नो प्रिवेंशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी सर्कुलर वेट। तो आपको पता है सर्कुलर वेट का मीनिंग होता है कि P1 प्रोसेस वेट फॉर P2, P2 वेट फॉर P3 एंड P3 इज वेट फॉर P1। तो हमें क्या करना है कि एक एक प्रोसेस को प्रिंट करना है या फिर रिलीज करते हुए चलना है उसके उनके रिसोर्सेज को, और चेक करना है वेदर द साइकिल इज ब्रेक और नॉट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे P1 के सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर दिए, तो डेफिनेटली P1 का रिसोर्स P3 को मिल जाएगा। P3 को जैसे ही वो रिसोर्स असाइन हो जाएगा, तो P3 उसका टास्क कंप्लीट करेगा। P3 टास्क कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली रिसोर्स असाइन हो जाएगा P2 को। P2 उसका टास्क कंप्लीट करेगा। P2 उसका टास्क कंप्लीट करेगा तो P1 जब न्यूली रिक्वेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली P1 को भी सारे के सारे रिसोर्स असाइन हो जाएंगे और वो टास्क कंप्लीट करेगा। चलिए यहाँ पे फिर से इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए R0 नाम का एक रिसोर्स है विच होल्ड बाय P1। P1 इज वेटिंग फॉर R1, R1 is waiting assigned to P2, P2 is waiting for R2, R2 is assigned to P3 and P3 is waiting for R0। तो अगर इस सिचुएशन में हम P1 का रिसोर्स R0 रिलीज कर दे, तो ये R0 असाइन हो जाएगा टू द P3। तो P3 R2 और R0 का यूज करके कंप्लीट हो जाएगा। P3 कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये R2 रिलीज हो जाएगा। जैसे ही R2 रिलीज हो जाएगा तो P2 R1 और R2 का यूज करके उसका टास्क कंप्लीट करेगा। P2 कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली R1 रिलीज होगा। R1 रिलीज होगा तो P1 के पास में R0 भी अवेलेबल हो जाएगा और R1 भी अवेलेबल हो जाएगा और P1 उसका टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से आप सर्कुलर वेट की चेन को ब्रेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस, हाउ वी आर गोइंग टू अवॉइड डेडलॉक। देन here we have three methods given over here. One is safe state, another is resource allocation graph algorithm, and third one is bankers algorithm. So what is safe state? In a safe state हम लोग safe sequence को follow करेंगे। हम ऐसी कोई भी सीक्वेंस को यूज नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा सिस्टम अनसेफ जोन में जाए। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स को हमारा सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो ये है हमारा सेफ जोन और ये है हमारा अनसेफ जोन, और इस अनसेफ जोन में कहीं तो भी हमारा डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज द डेडलॉक। तो अगर हम हमारे सीक्वेंस को, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को और रिसोर्स अलॉकेशन सीक्वेंस को सही ढंग से देखें और सेफ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, तो हमारा सिस्टम सेफ जोन में रहेगा। अगर हमारा सीक्वेंस गलत होता है या फिर सीक्वेंस हमने अनसेफ सीक्वेंस को फॉलो किया, तो डेफिनेटली सिस्टम अनसेफ में जाएगा, तो डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस है। तो हमें ऑलवेज श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि हमारा जो सिस्टम है ये सेफ जोन में चल रहा है, यानी कि सेफ सीक्वेंस में हम लोग वर्क कर रहे हैं। सेकेंड है रिसोर्स अलॉकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम से आप क्लियरली समझ सकते हो कि हमारा सिस्टम सेफ जोन में है या अनसेफ जोन में है। तो कंसिडर कीजिए एक रिसोर्स है हमारे पास में R1 और दूसरा रिसोर्स है हमारे पास में R2। ईच रिसोर्स हैविंग सिंगल इंस्टेंसेस। एक प्रोसेस है P1, दूसरा प्रोसेस है P2।
P1 ने R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा है while P2 is waiting for R1। साथ ही साथ कंसिडर कीजिए कि P1 को R2 की जरूरत है टू कंप्लीट हिज एग्जीक्यूशन, तो ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है टू R2, और P2 को भी R2 की जरूरत है टू कंप्लीट हिज टास्क, तो P2 भी रिक्वेस्ट कर सकता है R2। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है। अभी तक आप सेफ जोन में हो क्योंकि P1 कंप्लीट करेगा, R1 रिलीज होगा तो P2 डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जैसे ही P1 और P2 R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है, और अगर आपने फॉर एग्जांपल ये है R1 हमारा, ये है हमारा P1, ये है हमारा P2, ये है हमारा R2 which hold by P1 request by P2, और अगर हमने ये रिसोर्स गलती से P2 को असाइन कर दिया है, तो यहाँ तक हमारा सेफ जोन था। जैसे ही हम लोग R2 ये रिसोर्स P2 को असाइन करेंगे और P1 ये वेट करते जाएगा R2 के लिए, तो हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम सेफ जोन से अनसेफ जोन में चला गया। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे हमने साइकिल को अलाउ किया है, तो ये सेफ सीक्वेंस था। अगर आप P1 को ये असाइन करते थे तो डेफिनेटली आप सेफ सीक्वेंस में रहते थे, मतलब सेफ जोन में रहते थे, लेकिन आपने P1 की जगह पे P2 को जैसे ही इसे असाइन कर दिया तो आप अनसेफ जोन में चले गए। तो आपको हमेशा क्या करना है, सेफ सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ असाइनिंग R2 टू प्रोसेस P2, हम लोग इसको असाइन करेंगे टू द P1। तो अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं R1 P1 P2 R2, और ये डेफिनेटली R2 भी P1 को असाइन होता है, तो ये सिचुएशन में P1 उसका टास्क कंप्लीट करेगा, R1 और R2 को रिलीज करेगा, और फिर P2 उसका टास्क परफॉर्म कर सकता है। इट मीन्स योर सिस्टम इज इन सेफ जोन। तो ये सेफ सीक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना है, और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपको उसमें हेल्प करेगा वेदर योर सिस्टम इज इन सेफ जोन और इन अनसेफ जोन। थर्ड आता है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। So this is all about deadlock avoidance. I hope you will understand the characteristics of deadlock, resource allocation graph, deadlock prevention, deadlock avoidance, and the various algorithms related with the deadlock. For next lecture, stay tuned with this channel. Thank you very much.